शोभा भागती चली जा रही थी। भागते हुए उसे पता नहीं चला कि वह कितनी दूर आ गई है। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। उसे जल्दी से जल्दी इस शहर से भाग जाना है। उसे समझ में आ गया था वह अच्छे से बेवकूफ़ बनी है। घर से भागकर उसने भारी भूल कर दी। विशाल ने उसे धोखा दिया है। अगर वह आज भागने में कामयाब हो गई तब वह बच पाएगी। दिल्ली शहर उसके लिए एकदम नया है। वह स्टेशन जाएगी और किसी तरह तभी किसी ने उसे पकड़कर खींचा। अरे दीदी, देख कर चलो ना, अभी मोटर के नीचे आ जाती। शोभा कांपने लगी। उसे लगा जैसे विशाल ने उसे पकड़ लिया। ये स्कूल से लौटते बच्चे आगे बढ़ गए। उसने ऑटो को रोका। मैडम, आप अकेली जाएंगी या मैं और सवारी बैठा लूँ? नहीं नहीं, हमको स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, जल्दी है, एक सवारी का ज़्यादा लगेगा। ठीक है चलो, संयम हो बोली। आप बिहार से हैं? शोभा घबराई हुई थी। उसे गुस्सा आ गया। काहे बिहारी को नहीं बैठाते हो, उतर जाएं। अरे नहीं नहीं मैडम, यहाँ का लोग तनी मैं करके बतियाते हैं, इसी कारण। शोभा को अगर विशाल पर शक नहीं होता तो वह भाग भी नहीं पाती। कितना कमीना है विशाल, उसे बर्बाद करना चाहता था। कैसे अचालाकी से वह भागी है। वह होटल में घुसी तभी उसे शक हो गया था। कितना गंदा लग रहा था वह होटल, और वह बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मोटे चश्मे के अंदर से कितनी गंदी तरह से घूर रहा था। वह बार बार विशाल को उसके मामा के यहाँ चलने के लिए बोल रही थी, पर वह सुन नहीं रहा था। फिर भी वह आश्वस्त थी, उसने घर से भागकर कोई गलती नहीं की है। वह विशाल से प्यार करती है। वह जानती है पापा कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। जब शोभा वॉशरूम गई तो उसने अपने कानों से सुन लिया, हाँ यार, मेरे साथ भाग कर आई है शादी करने। अरे नहीं यार, ऐसे सबसे शादी करता रहूँगा तब तो अब तक मेरी 7-8 शादियाँ हो गई होती। अगर शोभा उसका फ़ोन नहीं सुन पाती तब आज उसकी इज्जत तार तार हो चुकी होती। सोच कर वह अंदर तक कांप गई। वह अभी तक की घटनाओं को याद करने लगी। अभी कल ही की बात है, वह ट्यूशन के बहाने विशाल के साथ निकली थी। विशाल ने उससे कुछ पैसे लाने को कहा था। माँ के बटुए से 17,000 नकद और माँ के कुछ गहने भी ले लिए थे। उसने सारे पैसे विशाल को दे दिए थे, बस इतने ही। विशाल ने कहा, और है देती हूँ वॉशरूम से आकर। वॉशरूम में जाते उसे सारा मामला समझ आ गया। जब उसने देर लगाई तब विशाल ने पुकारा, शोभा सब ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, आ रही हूँ। आकर उसने विशाल से कहा, विशाल देखो ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? विशाल अधीर होने लगा। कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। शोभा झिझकने लगी। अरे यार बताओ ना, अब हमसे शर्म कैसी, बताओ जल्दी। विशाल, वह बात है कि वह रुक गई। विशाल घबरा गया, बोला जल्दी बताओ ना शोभा। वो बोली कि एक प्रॉब्लम है, तुरंत मुझे पैट चाहिए। लेकर नहीं आई हो? वह झल्ला कर बोला, पागल हो, किसी तरह भाग कर आई हूँ, तुम ला दो ना। मैं कैसे लाऊं, तुम खुद जाकर ले आओ। दुकान कहाँ है, मैं कैसे? होटल से बाहर जाकर बाएं जाना, वहाँ मेडिकल स्टोर है, पैसा दो। वह बोली, जेवर लाई हो ना? हम बोले थे ना, नहीं ला पाई। बैंक में है। उसने झूठ बोला। कितने का मिलता है? मुझे क्या पता, माल आती है। लो बस वही लेना और खर्च मत करना। बगल में है दुकान, पैदल जाना, पैसे बचाने हैं। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। बस फिर वह भाग निकली। अगर वह भाग नहीं पाती तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी ड्राइवर का मोबाइल बजा तो उसे याद आया कि उसका मोबाइल तो वहीं छूट गया, चार्ज में लगा रह गया है। अच्छा हुआ जब वह मेरी लोकेशन पता नहीं लगा पाएगा। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि मैं उसके चंगुल से भाग चुकी हूँ। स्टेशन उतरकर शोभा तेजी से वेटिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसने वॉशरूम में जाकर कुर्ते के अंदर छिपाया हुआ छोटा बटुआ निकाला, जिसके बारे में उसने विशाल को नहीं बताया था। उसमें माँ के कुछ जेवरों के साथ 1300 रुपये थे। कितनी गंदी औलाद है वह, अपने माँ बाप की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं की। क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। पापा और माँ का सोच वह फूट फूट कर रोने लगी। जब मन शांत हो गया तब सोचने लगी कि कहीं विशाल उसे स्टेशन ढूंढने न चला आए। पर कैसे बाहर निकले, बाहर अभी भी खतरा है। टिकट तो लेना है, कैसे लूँ? तभी पास में दो औरतें आकर बैठ गईं। दीदी मैं टिकट लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं बैठो। आप जरा मेरी दीदी को देखेंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। शोभा देख कर एक औरत बोली, पर मुझे भी टिकट लेना है। शोभा बोली, मैं जा रही हूँ, आप बता दीजिए। मेरा टिकट पटना के गरीब रथ में चेयर कार का ले लीजिएगा। उसने पर्स से पैसे निकाल कर दे दिए। दोनों बहनें टिकट लेकर चली गईं। ट्रेन समय पर ही थी। शोभा ने चुन्नी से अपने पूरे मुंह को कवर कर लिया, कहीं कोई पहचान वाला न मिल जाए। बैठने के बाद उसे घर की याद सताने लगी। जब वह घर जाएगी तो क्या होगा? अगर माँ पापा ने घर के अंदर घुसने नहीं दिया तब वह सोच में थी। तभी बगल की सीट पर एक सज्जन आकर बैठे।
वे लगातार शोभा को देख रहे थे। शोभा की रोती आंखों को देखकर उनको कुछ शंका हो रही थी। शोभा कोशिश कर रही थी कि वह सामान्य रहे, पर मन की चिंताएं, परेशानियां उसे सामान्य नहीं रहने दे रही थी। घर से भागना, माँ बाप की बेइज्जती, विश्वास को ठेस पहुंचाना, सब उसे और विवल कर रहे थे। उन सज्जन से नहीं रहा गया, तो उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुमने किसी को धोखा दिया, खो दिया है? वह कुछ नहीं बोली, पर रोना जारी था। मुझे लगता है बेटा, तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। शोभा ने बड़े अचरज से उनको देखा कि यह आदमी है या कोई देवदूत। मन की बात इन्हें कैसे पता चल गई? देखो, रो मत, शांत होकर मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। शोभा बोझिल बैठी थी। उसे लगा सचमुच शायद मदद कर दें। उसने धीरे धीरे सारी बातें बता दें। उसे कैसे विशाल ने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर से भागने को उकसाया, पैसे मंगवाया। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर पूछा, कहाँ रहती हो और कहाँ जा रही हो? मेरा घर पटना में है, लेकिन मैं गया अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। घर क्यों नहीं? किस मुँह से जाऊँ? टिकट पटना का है, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और वह रोने लगी। उन्होंने चुप रहने को कहा और बोले, सुनो, माँ बाप से बढ़कर माफ़ करने वाला कोई नहीं है। तुम सीधा अपने घर जाओ और सब सच बता दो। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। वे लोग तुम्हारे पछतावे को भी समझेंगे और माफ़ भी करेंगे, साथ ही सीने से लगाएंगे। और मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊंगी? कहकर शोभा रोने लगी। अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बेटी बनकर। अंकल ने समझाया, देखो बेटी, कुदरत ने सभी को सोचने समझने की बराबरी शक्ति दी है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। हाँ, हम सभी आखिर हैं तो मनुष्य ही, न गलतियाँ भी हो जाती है, पर सही मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों को समझे, माने और उनसे सबक ले, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। हाँ, एक बात और याद रखना, सच नंगा होता है। उसको देखने और बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। यह भी समझ लो, तुमको अब हिम्मत से काम लेना होगा। अगर माँ पापा ने माफ़ नहीं किया और घर से निकाल दिया तब? शोभा का मन शंकाओं से घिरा था। तुम अभी बच्ची हो, इसीलिए अभी नहीं समझोगी, पर मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारे माता पिता हैं। तुम किस दर्द से गुजर रही हो, तुम बताओ या न बताओ, उनको सब पता होगा। अच्छा, अब रोना बंद करो और कुछ अच्छी बात सोचो। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? सुबह थोड़ा सामान्य हो चली थी। मैं भी पटना ही जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ। पटना में मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। दिल्ली में सेमिनार अटेंड करने आया था, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद मैं तुमको नहीं पहचानता। शोभा उनकी बात सुनकर हंसने लगी। ट्रेन से उतरने के बाद शोभा ने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते की, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और वापस आकर उसने अंकल के पैर छू लिए। दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने शोभा के सिर पर हाथ रखकर रूंधे गले से आशीर्वाद दिया, कुदरत तुम्हें सही राह दिखाए, और फिर बिना देखे आगे बढ़ गए। शोभा उस देव पुरुष को भीगी आंखों से जाते देखती रही। अब असली परीक्षा थी। वह घर से संपर्क करे, पहले फ़ोन पर बात कर ले या सीधे शहर चली जाए। अगर उन लोगों ने उसे घर से घुसने ना दिया तब? पहले बात करते हैं, पता चल जाएगा वह घर जा सकती है या नहीं। वह माँ को मोबाइल लगाने लगी। लंबी रिंग बजी पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे भी माँ अपरिचित का फ़ोन नहीं उठाती। माँ को लगातार फ़ोन लगाएंगे तभी उनको शक होगा, सोच वह लगातार फ़ोन मिलाने लगी। इस बार किसी ने उठाया, कहा, हेलो। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इसलिए हम अननोन नंबर नहीं उठाते हैं। माँ का गुस्से वाला स्वर था। शोभा ने झट से फ़ोन बंद कर दिया। पर फ़ोन काटने से काम नहीं चलेगा, बात तो करनी ही पड़ेगी। इस बार बात करनी ही है, चाहे जो उठाए। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो हेलो, शोभा सिसकने लगी। शोभा, तुम हो? बोलो बेटा, कहाँ से फ़ोन कर रही हो? बताओ हमें जल्दी। फ़ोन पापा ने उठाया था। शोभा रोती जा रही थी, तभी माँ की आवाज़ आई। शोभा, कैसी हो बेटी? कहाँ से बोल रही हो? बताओ, हम सभी बहुत परेशान हैं। किसी मुश्किल में तो नहीं हो ना? बोलो ना बेटी, तुम ठीक हो ना? शोभा को अपने लिए बेटा या बेटी शब्द की आशा नहीं थी। उन लोगों की विहलता देखकर उसका मन पीड़ा से भर गया। वह रो रो कर बोलने लगी, माँ, मैं शोभा पटना से बोल रही हूँ। आगे वह बोल नहीं पाई। तुम स्टेशन पर रहो, वहीं पास में मंदिर है, वहीं पर रुको, हम लोग आ रहे हैं। वहीं रहना बेटा, कहीं जाना मत, बस हम आ रहे हैं। माँ के भीगे स्वर शोभा के आहत मन को चीरते चले गए। वह मंदिर के पास चुपचाप बैठ गई। उसने अपना मुंह ढक लिया था। शहर उसका था, कोई भी पहचान सकता था। करीब 20 मिनट के अंतर उसे माँ मीना देवी व पापा कमलनाथ दिखे। दोनों के चेहरे का रंग गायब था। शोभा को अपनी गलती और माता पिता की दशा देखकर फिर रोना आ गया। वह माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। शोभा के माता पिता ने उसे संभालते हुए गाड़ी में बैठाया। एक और माँ दृढ़ता के साथ हाथ पकड़ कर बैठी, दूसरी ओर पापा ने उसके हाथ को बड़ी कठोरता से पकड़ रखा था, जैसे कहना चाहते हो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
तुमको प्यार करते हैं, कभी भी चाहे जो भी परिस्थिति हो साथ तुमको प्यार करते हैं, कभी चाहे जो परिस्थिति हो साथ नहीं छोड़ सकते, तुमको अकेले नहीं छोड़ सकते। माँ कभी आंसू पोंछती, कभी चुन्नी संभालती तो कभी बड़े प्यार से हवा करती। दोनों के बीच में बैठी शोभा किसी डरी सहमी हुई बच्ची की तरह रोती सिसकती चली जा रही थी। घर पहुंचकर शोभा सीधे अपने कमरे में जाकर दीवार से लगकर दहाड़ मारकर रोने लगी। माँ चुप कराने को आगे बढ़ने लगी, तब कमलनाथ ने कहा, उसे रो लेने दो। शोभा का इस तरह रोना मीना देवी के कलेजे को चीर रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह शोभा को चुप कराने लगी। घर में सब लोग समान होने की कोशिश कर रहे थे। शोभा के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर घर वालों का साहस उसका हौसला बढ़ा रहा था। शोभा वक्त की मारी खुद को कैसे इतनी जल्दी माफ़ कर दे। इतने भोले भाले माता पिता के साथ उसे अपने आप को सही लड़की और अच्छी बेटी बनकर दिखाना है, और वह बनकर दिखाएगी। फिर से माँ पापा का खोया विश्वास हासिल करेगी। अभी तक किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई राजू ने भी नहीं पूछा, शायद पापा की हिदायत होगी। खाना खाते वक्त उसने माँ से अपने पास सोने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा, हाँ बेटा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली थी। शोभा समझ गई आज माँ उससे सारी बातें जानना चाहती है। ठीक है, वह सब सच सच बता देगी, कुछ भी नहीं छिपाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ चुपचाप सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शोभा के लिए सब आसानी हो रहा था। सब लोग उसे एक बार भी डांट क्यों नहीं रहे हैं, न फटकार लगा रहे हैं। ऐसे माता पिता के लिए उसने कितनी घृणित बात सोची, जैसे कैसे कि घर में घुसने नहीं देंगे। सुबह की नींद उड़ गई थी। वह सारी बातें बताकर अपना मन हल्का करना चाहती थी। सबकी खामोशी उसके मन को जला रही थी। उसके पास तो अब नाराजगी या उठने का हक भी नहीं रहा। मन को चैन नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया, यदि माँ उसके कुछ भी जानना चाहेगी तब तो ठीक है, वरना यह स्वयं ही उन्हें सब कुछ बता देगी। सोचते सोचते शोभा कब सो गए उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपने आप को तरोताज़ा पा रही थी। होठों पर मुस्कान थी कि तभी यादों का एक रेला सारी ताजगी उड़ा ले गई। वह फिर से सहम गई और चुपचाप वॉशरूम में घुस गई। उससे आज घर कुछ ज़्यादा शांत लगा। वैसे सुबह घर शांत ही रहता है। उसके पापा बहुत नियम और कायदे के पक्के हैं। आज की खामोशी थोड़ी बोझिल लग रही थी। उसे सुबह की चाय पीने की आदत थी, इसलिए वह चाय बनाने रसोई में पहुंची। चाय पियोगी माँ? उसने पैन उठाते हुए प्यार से माँ से पूछा। नहीं। माँ की कड़क आवाज़ से डर गई। हमें पापा के साथ पी चुके हैं, तुम पी लो। वह चुपचाप चाय बनाने लगी। उसने निश्चय कर लिया, पापा के ऑफिस जाते वह माँ से बात करेगी। राजू भी स्कूल जा चुका था। चाय लेकर वह अपने कमरे में आकर पढ़ने के टेबल को ठीक करने लगी। पता नहीं आगे पढ़ पाएगी या नहीं। सभी लोग उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं, कहीं कॉलेज के नाम से ही कटवा दें। वह जिद भी नहीं कर सकती। मीना देवी कमरे में आई और टेबल के पास खड़ी हो बोली, क्या कर रही हो शोभा? कुछ नहीं माँ, आओ ना। शोभा ने माँ को अपने बेड पर बैठाया और फिर कुछ ज़मीन पर बैठ अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। माँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। माँ के पैर पकड़ बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत पछतावे में हूँ माँ। मैं बहकावे में आ गई थी और वह फूल फूल कर रो रही थी। शोभा, इधर देखो, अपना सिर उठाओ और बताओ क्या हुआ। देखो, सब सच सच बताना। घर की इज्जत तो रही नहीं, अपना इज्जत भी गंवा आई। मीना देवी कठोरता से बोली, नहीं माँ, मैं घर से भागी जरूर थी, पर मुझे अपने मान का पूरा ख्याल था। माँ, मुझे अपनी इज्जत का खतरा लगा तभी तो वापस आ गई। कहाँ गई थी माँ? मुझसे गलती हो गई माँ, मैं उसके बातों में आ गई थी। कहाँ गई थी? हम दिल्ली गए। दूसरे दिन ही गरीब रथ से भाग आई। मैं बच गई माँ, तुम लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गई माँ। तुम लोग एक रात नहीं माँ। शोभा बीच में बात काट कर बोली, जिस दिन गए उस दिन रात ट्रेन में थे। तुम मेरा विश्वास करो माँ, मैं सच बोल रही हूँ। वह बोला कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं जो शादी करवा देंगे, लेकिन जब वह मामा के घर न ले जाकर एक गंदे होटल में ले गया, उसी समय मैं समझ गई कि वह कुछ झूठा है। मैंने उस पर विश्वास कर भूल कर दी है। फिर मैं चालाकी से भाग निकली। माँ, तुम मुझे डांटो मारो, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर एक नादान समझ कर माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ माँ, बस एक बार। शोभा रोती जा रही थी। तुम उससे शादी करना चाहती हो? नहीं माँ, नहीं, यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर गई क्यों? मेरी बेवकूफ़ी थी माँ। वह मुझसे बोला था कि वह IAS के मेंस में आ गया है और उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते हैं। तुम उसके साथ शादी करना चाहती थी तभी तो। हाँ, पहले मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, पर मैं जान गई वह एक नंबर का झूठा इंसान है। वह IAS भी नहीं होगा। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सब कब से चल रहा है?
कब से मिलना जुलना है? शोभा चुप रही। बताओ 7 महीने से। बस 7 महीने में तुझे इतना विश्वास हो गया कि घर से पैर निकाल दिए? और 23 बरस तक जिन माँ बाप के साथ रहे उनसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? जो माँ 9 महीने पेट में रखी उस पर भी विश्वास नहीं रहा? तुमने तो मेरे आंचल में दाग लगा दिया। जिस दिन तुम गए तुम्हारे पापा उस दिन इतने दुखी और हताश थे। बोले मीना कहाँ चूक हो गई हमसे? हमने तो कभी भी अपने अम्मा बाबूजी का दिल नहीं दुखाया। जैसा वो बोलते गए हम वैसे करते गए। कहीं तुमने तो नहीं अपने माँ बाप का दिल दुखाया था? शोभा को एक एक बात हथौड़े की तरह दिल पर लग रही थी। माँ मुझे नादान समझकर माफ़ कर दो। तुम जो भी सज़ा देना चाहती हो दो पर बस माफ़ कर दो। और वह माँ से लिपट कर रोने लगी। मैं क्या सज़ा दूँ तुझे? तुझे जो भी सज़ा देंगे उसका दर्द भी तो हम ही को होगा। तुम मेरी देह का अंश हो, काट कर नहीं फेंक सकते। मीना देवी का गला रुध गया। वह देखकर शोभा बौखला गई। माँ तुम रो मत। मेरी जैसी नालायक बेटी के लिए रो मत। अपने हिस्से का रोना मुझे दे दो। तब माँ ने उसके गाल पर एक चप्पात लगाई। पगली ऐसे नहीं बोलते। माँ तुम मुझे माफ़ कर दो ना। शोभा हम नाराज़ नहीं हैं। मन में तकलीफ़ बहुत है जो ज़िंदगी भर रहेगी। हम लोगों की परवरिश पर अब सवाल तो लग ही गया ना, माँ ने गंभीरता से कहा। शोभा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुप रही। माँ का रोना उसके मन को आहत कर गया। सच में उसने बहुत भारी भूल कर दिया। परिवार की इज्जत और उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई। थोड़ी देर तक दोनों ही अपने हिस्से का दर्द लिए चुप बैठी रहीं। शाम को कमलनाथ पर घर आए पर ग्लानि से भरी शोभा कमरे से बाहर नहीं निकली। माँ ने चाय पकड़ाई और अपने कमरे में चली गई। कमलनाथ कभी अपने कमरे में चाय नहीं पीते हैं। शायद माँ सारी स्थिति बताने लगी है। अब पापा का रिएक्शन क्या होगा? जो भी होगा वह इन सब बातों के लिए तैयार है। इतने अच्छे माता पिता के लिए उसे कुदरत को शुक्रिया कहना चाहिए। शोभा के लिए समय जैसे बीत नहीं रहा था। कपड़ों की अलमारी ठीक करने की नीयत से वह अलमारी के पास खड़ी हो गई। उसे पता लग गया कि अलमारी को अच्छे से खंगाला गया है। कमरे में बैठा राजू ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या पूछना है? तुम अपने कॉलेज ग्रुप के साथ पिकनिक पर नहीं गई थी ना? हम लोगों से नाराज़ होकर कहीं चली गई थी? शोभा को जैसे झटका सा लगा। वह कपड़े जमीन पर फेंक राजू को और दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। नहीं राजू, किसी से नाराज़ होकर नहीं गई थी। मुझसे भूल हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो। राजू 10वीं कक्षा में था। उसे घर के माहौल से कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियों ज़रा समझदार होते हो जाती हैं। लड़के सांसारिक मामलों में थोड़ा अनजान रहते हैं। तुम तो पर्ची में पता दे गई थी पर सब लोग बहुत घबराए हुए थे। शोभा राजू को कैसे बताए कि वह पता नहीं बस एक नोट लिख कर गई थी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। 4 दिन बाद आऊँगी। थोड़ी देर रोने धोने का दौर चला। अब शोभा ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी तरह पापा को मनाना होगा। पापा नियम के बहुत पक्के थे। सोने से पहले 10 बजे के न्यूज़ की हेडलाइन जरूर देखते। वह रात के 10 बजने का इंतजार करने लगी। कमलनाथ न्यूज़ देख रहे थे। वह जाकर चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई। उन्होंने एक बार उसे देखा और न्यूज़ देखने लगे। फिर भी खड़ी रही। जब देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा तब तक वह उनके पास चली गई और धीरे से बोली पापा। कमलनाथ ने सिर उठाकर देखा तो वह बोली पापा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब कहने को क्या रह गया है? वह नाराज़ हो उठने वाली थे कि शोभा ने दौड़कर पापा के पैर पकड़ लिए। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई। पापा शोभा के रोने की आवाज़ सुनकर माँ और जाजू दोनों पास आकर खड़े हो गए। शोभा जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी पापा एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं वही करूँगी जो आप लोग कहेंगे। मुझे पता है मैंने आप सभी लोगों का दिल दुखाया है। इस भूल के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। विश्वास कीजिए अब मैं एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। रोते रोते शोभा बेहोश हो गई। माँ और पापा दोनों ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया। राजू दौड़कर पानी ले आया। शोभा पानी पी लो। शोभा को होश आया तो देखा पापा का हाथ शोभा के सिर के नीचे था। उसके आँख खुलने के बाद हटा लिया और उठ कर जाने लगे। शोभा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कतार स्वर में बोली पापा जाओ आराम करो, तबीयत खराब हो जाएगी। बोल कर कमलनाथ कमरे में चले गए।